पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आप कोडलर में एक लॉगिन पेज बना सकते हो PHP का यूज करके। और आज की इस वीडियो में खास करके जानेंगे कि उसी लॉगिन पेज को कैसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं OTP सिस्टम के साथ में, जो कि होगा गूगल फायरबेस के साथ। और कैसे गूगल फायरबेस जो है यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट में OTP सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और उसके लिए गूगल फायरबेस में क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए अगर आप जब गूगल फायरबेस पे पहली दफ़ा जाते हो और साइनअप करते हो और कुछ गलती हो जाती है जिसके कारण आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड नहीं हो पाता है और वहाँ पे फायरबेस का एरर आ जाता है। ये अक्सर आपको गूगल फायरबेस जब आप इंटीग्रेट करोगे कोडलर के अंदर तो ये एरर जो है आमतौर पे आपको देखने को मिल जाती है। तो वैसे क्या गलतियाँ रहती हैं जिसके कारण आप एक फायरबेस को कम्प्लीटली इंटीग्रेट नहीं कर पाते, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और ये जो हम पानी की एप्लीकेशन बना रहे हैं वाटर सप्लाई वाली, उसकी पार्ट 2 वीडियो होगी हमारी। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो लॉगिन पेज है वो पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लें इस वीडियो में। एंड चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायरबेस के बारे में और कैसे आप एक OTP लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं। और जो प्रोजेक्ट हम कर रहे थे पानी वाला ऐप का, उसमें उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और थोड़ा सा लॉगिन पेज को कैसे कस्टमाइज़ किया जा सकता है जिसमें OTP ऑप्शन वगैरह आप दे सको। तो जो मेरा पिछला ऐप था उस ऐप को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जो जिसका वीडियो मैंने आपको डाला था पहले वीडियो में। उसका स्क्रीन 1 का ये कुछ था इंटरफेस, जिसमें कि ये जो स्क्रीन 1 पे जो इमेज है और जो वर्जन कोड है सारे डिटेल्स जो है PHP पे सेव है। और उसके थ्रू MySQL डेटाबेस के थ्रू जो यहाँ पे जो भी इमेज आएंगे वो डेटाबेस से आएंगे। इट मीन्स कि एक तरह का टेम्पलेट एप्लीकेशन होगा ये, जिसको हम रीसेल कर सकें। तो यहाँ पे क्या है कि सब कुछ यहाँ पे मैंने किया हुआ है, लेकिन कोई भी इमेज इसके एसेट में मैं यूज़ नहीं कर रहा। सारी चीज़ जो है डायनेमिक सर्वर से आएंगी यहाँ पे। तो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो लॉगिन है, तो लॉगिन पिछली वीडियो में मैंने एक जस्ट टेम्पलेट छोटा सा यूज करके आपको बताया था, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं था। बट इस वीडियो में मैंने कुछ टाइम बचे जिसके कारण से इस कारण से मैंने पहले से ही लॉगिन पेज बना लिया है और उसको मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने उसको डिज़ाइन किया हुआ। तो एक बार मैं इसे टेस्ट के लिए यहाँ पे कंपेनियन में ऐड कर लेता हूँ और आपको ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से मैं दिखा पाऊँगा। ठीक है, तो अभी मेरी जो मोबाइल स्क्रीन है वो आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ ताकि जो भी चीज़ें हैं मैं लाइव आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे। तो ये जो लॉगिन पेज हमने बनाया था पिछले वीडियो में हमने गेट मेथड का यूज किया था। PHP में 2 मेथड होते हैं डेटा सबमिट करने के लिए, एक होता है पोस्ट और एक होता है गेट। तो जो मेथड हमने यूज़ किया था वो गेट यूज़ किया था, बट हमने पोस्ट मेथड को भी ऑप्शन को यहाँ पे ट्राई किया। लेकिन क्या है कि पोस्ट मेथड जो है कोडलर के अंदर में अभी बग है। उसके अंदर होता क्या है कि कभी कभी वो सही रिस्पॉन्स करता है, कभी कभी वो इनवैलिड रिस्पॉन्स करता है, जिस कारण से हम अभी पोस्ट मेथड फ़िलहाल नहीं यूज कर सकते हैं कोडलर के अंदर। जो एक्चुअल एरर है, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आखिर हो क्या रहा है पोस्ट मेथड के साथ में यहाँ पे। तो अगर हम ब्लॉग्स में आते हैं यहाँ पे लॉगिन पेज के खास कर में, तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो है लॉगिन बटन जब क्लिक हो रहा है यहाँ पे लॉगिन विथ मोबाइल नंबर, इसको तो अभी छोड़ देते हैं। हम सिंपल सा ID एंड पासवर्ड जहाँ पे भी चेक कर रहे हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँ कि कहाँ पे वो हो रहा है एक्चुअल एरर। यहाँ पे हमारे पास है वो कोड, देखिए लॉगिन btn.click। तो यहाँ पे जब हो रहा है तो ये तो वैलिडेशन हो गई कि अगर यूजर कुछ नहीं भर रहा है और ऐसे ही क्लिक कर रहा है लॉगिन पे तो ये अलर्ट आ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो मैं यूजर ID पासवर्ड के साथ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये अलर्ट आ गया। तो ये तो सिंपल सा चीज़ है कि एक अलर्ट आप कैसे दिखा सकते हो। इसके लिए मैंने डायलॉग एक्सटेंशन का यूज़ किया हुआ है। कोई भी एक्सटेंशन अगर आपको चाहिए तो मैं एक्सटेंशन का लिंक आपको लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे में। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आओ तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे एक वेब कंपोनेंट लिया है जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ उस PHP फाइल को चेक करवा रहा हूँ कि जो यूजर ने ऑफलाइन यहाँ पे लॉगिन ID एंड पासवर्ड दिया है वो क्या सही है या गलत है, ये चेक करने के लिए यहाँ पे वेब कंपोनेंट में यूज कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखो कि एक बेस URL है, तो मैं शुरू से ही जो लिंक यूज कर रहा हूँ उसको एज ए TinyDB में यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं अगर एक स्क्रीन पे अपडेट करता हूँ तो वो मेरा लिंक जो है ग्लोबली सारे स्क्रीन पे अपडेट हो जाए। इसलिए कहीं भी हम लिंक को टाइप नहीं करेंगे ताकि वो हमारा डायनेमिक जैसा बिहेव करे, हम एक बार में अपडेट हम कर सकें क्योंकि वो डेटाबेस से आने की चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ किया। आप देखो यहाँ पे पोस्ट टेक्स्ट है ना, तो ये जो कंपोनेंट है आपको मिल जाता है वेब कंपोनेंट के अंदर में पोस्ट का, पोस्ट टेक्स्ट होगा। तो इसके थ्रू हमने ये किया है यूज़र ID को पोस्ट किया एंड पासवर्ड को पोस्ट किया।
अब मैं आपको अपने सर्वर पे लेके चलता हूँ। तो मेरे पास है फाइलज़िला और इसके थ्रू मैं यहाँ पे अपना एप्लीकेशन का जो फाइल मैनेजर है उसको ओपन कर लेता हूँ। आपके केस में क्या होगा, आप अपने सर्वर पे जाके यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये 2 डोमेन है तो इसमें मैंने इस पे रखा हुआ है, तो इस पे जाके आप यहाँ से फाइल मैनेजर को ओपन करके खोल सकते हो। अभी के केस में मैं यहाँ पे फाइलज़िला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये ओपन हो चुका है यहाँ पे। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे यूजर लॉगिन में जाऊँगा तो मुझे चेक लॉगिन का ये जो फाइल है वो मिल गया। यहाँ पे व्यू एडिट में जाएंगे तो ये जो है मेरा ऑफलाइन डाउनलोड होके VS कोड में ओपन हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे पहले डेटाबेस का कनेक्शन दे दिया, ठीक है। उसके बाद यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो मैं भेज रहा हूँ कोडलर के वहाँ से, तो वहाँ पे इसी तरह से 2 आईडी मैंने भेजा है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अगर आप चेक करोगे ये चीज़ तो यहाँ पे आपको दिखेगा। आप देखो यहाँ पे यूजर आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो आपकी आईडी जो है पोस्ट के थ्रू या गेट के थ्रू सर्वर तक नहीं जाएगी, ठीक है। एंड पासवर्ड इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पे पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। तो ये चीज़ अगर आप मिलाओगे यहाँ पे तो आपको सेम दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट रन किया है। तो इसमें क्या होता है कि सिलेक्ट स्टेटस फ्रॉम यूजर लॉगिन वेयर यूजर आईडी इक्वल टू क्या है यूजर आईडी, जो कि हम वेरिएबल से ले रहे हैं, एंड पासवर्ड इक्वल टू क्या है पासवर्ड, वो भी वेरिएबल से हम ले रहे हैं। उसके बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे MySQL क्वेरी हमें बता देती है कि क्या सर्वर ने रिटर्न किया उस पर्टिकुलर क्वेरी के अगेंस्ट में, एंड उसको जेसन एरे में स्टोर करके हम यहाँ पे इनकोड कर दे रहे हैं जेसन को। तो जेसन हमें बता देता है कि वैल्यू क्या उसकी मिल रही है हमें। तो फिलहाल ये चीज़ है। एंड हमारे पास अगर डेटाबेस में आपको दिखाऊं इसका, तो उसमें एक लॉगिन एंट्री किया हुआ है पहले से, जिसको अभी ट्रायल के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या वो लॉगिन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो इसका डेटाबेस है हमारा इस ऐप का, और यूजर लॉगिन टेबल में अभी हम काम कर रहे हैं फिलहाल। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 कॉलम है, जिसमें आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड और स्टेटस करके है। आगे जैसे ज़रूरत होती है हम इस कॉलम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3 यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो अभी आप देखना 1 2 3 मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ऐप पे, एंड पासवर्ड में 1 2 3 4 मैंने गलत एंट्री कर रहा। तो अभी क्या होगा यहाँ पे देखो, इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स ट्राई अगेन। तो ठीक है, ये तो एक बार आपको बता रहा है कि इनवैलिड है। अभी हम पोस्ट के साथ इसको ट्राई कर रहे हैं, आप नोटिस रखिएगा इस चीज़ को। अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे दोबारा से सही आईडी यूज करता हूँ 1 2 3 पासवर्ड में 1 2 3, ठीक है। तो अभी हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए अभी भी मुझे क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए ये लॉगिन होके चला भी गया। तो ऐसा नहीं है कि कोडलर मैंने कोडलर के अंदर में ब्लॉक्स को गलत यूज किया है। ये क्या है, एक तरह का बग है जो कि कोडलर में अभी एग्जिस्ट करता है पोस्ट के साथ में। अभी मेरी लॉगिन कंडीशन सही है, सर्वर ने रिटर्न किया उसको, बट यहाँ पे कुछ कोडलर का इंटरनल बग है पोस्ट के साथ में, जिसके कारण ये इस तरह से हो रहा है। अगर यही चीज़ हम गेट के साथ यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए भी हम गेट यूज करेंगे इस पूरे सिनेरियो में, जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, गेट यूज करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे पोस्ट के जगह पे हम गेट यूज करेंगे। तो जो भी आप लिखोगे यहाँ पे कैपिटल में लिखना होता है। अगर आपको टाइपिंग में कुछ भी गलत होने का चांस ज़्यादा है तो आप VS कोड यूज कीजिए, इसमें आपके गलत होने के चांस कोड बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये ऑटो आपको ये करता है, बताते रहता है कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने गेट कर दिया हुआ है और इस तरह से ये चीज़ है। तो इसको मैं Ctrl+S कीबोर्ड से कर देता हूँ, तो ये सेव मेरा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पूछता है कि क्या सेव करना है, तो हाँ सेव करना है। तो ये यहाँ पे अपलोड हुआ और सक्सेसफुल हो गया। तो सेव हो चुका है हमारा फाइल, और थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा कोड को हमको यहाँ पे। तो ये जो मैंने दिया है ना यहाँ पे, इसको हटाना पड़ेगा। पहले इन पूरे बॉडी को हटा देते हैं, नीचे इसको डिलीट करते हैं। एंड यहाँ पे आप देखो बेस URL है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यूजर अंडरस्कोर ID इक्वल टू दे देंगे ऐसे। एंड यहाँ पे हमें अब क्या देना होगा, ID देना होगा। तो यहाँ पे हम ज्वाइन लगाएंगे, तो हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे यूजर ID तो हमने दे ही दिया, तो यहाँ पे लगाएंगे ये यूजर ID। इसके बाद एक और ज्वाइन लगाएंगे 2 आई थिंक। तो उसके बाद एंड ऑपरेटर लगेगा पासवर्ड के लिए, तो ये पासवर्ड लेके जाएगा। इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे इसको भी डिलीट करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूजर ID इक्वल टू मेरा यूजर ID हो गया, पासवर्ड इक्वल टू मेरा पासवर्ड हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो बॉडी है इसको डाल देते हैं। तो चलिए अब एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं।
तो अब क्या आउटपुट आता है, तो लॉगिन विथ आईडी पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 एंड यहाँ पे भी हम लोग 1 2 3 डालते हैं। तो लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, आप देखो ये इंस्टेंट हमारा लॉगिन हो गया एंड जो यूज़र आईडी हमने लॉगिन में यूज़ किया है वो यहाँ पे प्रिंट भी हो गया। आप देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट करने पे आप देखो ये लॉग आउट हो गया एंड दोबारा से लॉगिन करते हैं कुछ गलत आईडी के साथ में 1 2 3 एंड पासवर्ड में क्या करते हैं 1 2 3 4 कर देते हैं। लॉगिन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स बोल के आ जाता है। तो गेट के साथ ये एकदम तरीके से काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पोस्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पे आ जाती है, कभी करता है कभी नहीं करता है, तो उस कारण से उसको हम प्रोजेक्ट में यूज अभी नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा ये लॉगिन सिस्टम मेरा अच्छे से काम कर रहा है एंड ये यूजर आईडी को अगले स्क्रीन तक लेके जाता है। तो उसके लिए जो मैंने कोड किया यहाँ पे आप गॉड टेक्स्ट में देख लो, यहाँ पे मैंने जेसन को यहाँ पे फ्रेज किया ताकि जो भी कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ रिस्पॉन्स में आ रहा है इसको वो रिमूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद एक ग्लोबल चेक का वेरिएबल बनाया जिसमें मैं स्टेटस की वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। वैल्यू कौन सी होती है, एट्रीब्यूट जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू को हम लोग स्टोर करते हैं। ये वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को स्टोर किया किस नाम से, गेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वैल्यू यही वाला आपको कंपोनेंट यूज करना होगा जेसन में। आप ध्यान देना, जेसन में आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है गेट स्ट्रिंग वैल्यू एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। कभी आप इंटीजर के साथ कर रहे हो तो इंटीजर का भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है, इंट एरे, इंट वैल्यू। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है। अभी हम स्ट्रिंग वाला यूज करके इस सारे वेरिएबल की वैल्यू को कैच कर रहे हैं यहाँ पे। तो ग्लोबल चेक में स्टोर कर लिया और फिर यहाँ पे मैं अगर देख रहा हूँ कि स्टेटस की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो TinyDB में मैं क्या कर रहा हूँ, लॉगिन की वैल्यू 1 सेट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे कि यूजर लॉगिन सेशन में है। और साथ ही साथ स्टोर कर रहा हूँ उस यूजर का ID, तो जो ID बोल के यहाँ पे मैंने स्टोर किया और उसके बाद उसको ओपन अनदर स्क्रीन होम में भेज दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू भी यूज कर सकता था जिसके साथ ID को आगे पास कर सकता था, बट वो 1 टाइम के लिए होता, कहीं ना कहीं मुझे स्टोर करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में फिर से स्टेटस अगर नहीं है 1 के बराबर तो यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा इनवैलिड लॉगिन डिटेल और यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो है यहाँ पे आपका ब्लैंक हो जाएगा। तो ये तो रही बात सिंपल सा एक इस तरह का यूजर आईडी बनाने का। इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे आप देखो मैंने एक वर्टिकल अरेंजमेंट लिया हुआ है जिसको मैंने राउंड एंड कार्ड किया हुआ है दोनों को। उसके बाद ये एक स्पेस हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है जिसकी कलर दी गई है, एक लॉगिन का हेडर है। इसके अलावा है कि ये PNG इमेज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो एक कार्ड है जिसके अंदर एक लेबल दिया है लॉगिन विथ मोबाइल एंड सेम उसी तरह से उस कार्ड का डुप्लीकेट करके लॉगिन विथ पासवर्ड यहाँ पे दिया गया है। दोनों कार्ड पे डेटा है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको आउटपुट जो देखने के लिए मिल रहा है उसको मैंने क्या किया हुआ है, डेकोरेशन कंपोनेंट यहाँ पे आप देखो यूज आपको मिल जाता है। यहाँ पे डेकोरेशन कंपोनेंट के थ्रू आप ये वाला थोड़ा सा लुक इसका अच्छा कर सकते हैं। जैसे अभी आप जो देख रहे होगे मेरे टेक्स्ट बॉक्स की ये जो डिजाइनिंग है, अगर आप बेसिक लेते हो तो इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ है आप डेकोरेशन कंपोनेंट का यूज करके आसानी से कर सकते हो। और मैं आपको दिखाऊँ डेकोरेशन कंपोनेंट का यूज इसमें तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो फिलहाल के लिए मैं तो यहाँ पे अभी ये कर लेता हूँ, पहले इसको सीधा कर लें। चलिए तो यहाँ पे अभी इसको हटाते हैं एंड डेकोरेशन कंपोनेंट कैसे इसमें यूज किया गया उसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा डेकोरेशन और यहाँ पे मैंने पहले ही यहाँ एक प्रोसीजर बना लिया डेकोरेशन का, डेकोर बोल के, और उसके अंदर सारे डेकोरेशन के जो कोड हैं डाले हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखो डेकोरेशन में आप और जाते हो यहाँ पे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है सेट मार्जिन, सेट पैडिंग, सेट शेप। तो अभी हम सिर्फ जो है सेट शेप का यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू यहाँ पे देखो मैंने कंपोनेंट ले लिया यूजर आईडी का। कौन सा है ये यूजर आईडी, जिसमें आप यूजर आईडी यहाँ पे इंटर कर रहे हो, ये वाला बॉक्स का कंपोनेंट है ये यूजर आईडी। उसी तरह से उसकी कलर और उसके बॉर्डर कलर को यहाँ पे मैंने डाल दिया और उसको राउंड यहाँ पे ट्रू कर दिया। तो इसलिए ये राउंड शेप में यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखो तो पासवर्ड के लिए भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। उसके अलावा VT यूजर लॉगिन, तो ये जो पूरा वर्टिकल जो मैंने बनाया था ये वाला, ये उसके लिए। तो ये तो हो गया लॉगिन कैसे बनाया है मैंने, और उसके लिए जो कोड्स हैं मैंने वो भी आपको यहाँ पे बता दिए। साथ ही साथ अब इसमें हम आगे कैसे लेके जा रहे हैं वैल्यू को वो दिखाएंगे। अब इसके अलावा ये तो हो गया लॉगिन, और अब बात आती है लॉगिन विथ जो मोबाइल का ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिया है, लॉगिन विथ मोबाइल। ये ऑप्शन पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो ये इस तरह से एक नोटिफायर कंपोनेंट से मैंने डायलॉग बॉक्स बना लिया है। अभी फ़िलहाल के लिए ये है, आगे के वीडियो में मैं इसे और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा तो देखने में थोड़ा सा और वो अच्छा आपको दिखेगा। तो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं,
और ये रहा हमारे पास लॉगिन विथ मोबाइल का ऑप्शन। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कर रहे हो तो टेक्स्ट इनपुट डायलॉग बॉक्स हो जाता है, ये नोटिफायर का कंपोनेंट आपको मिल जाता है एंड इंटर मोबाइल नंबर इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे अलर्ट पीएनजी मैंने दे दिया फॉल्स ट्रू कर दिया, फुल स्क्रीन फॉल्स, कैंसिलेबल ट्रू। और इनपुट टाइप 5 देने का मतलब होता है कि हम मोबाइल नंबर इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे। बटन टेक्स्ट जो है मैंने नेक्स्ट दे दिया, कैंसिल बटन में कुछ नहीं है, टेक्स्ट कलर हिंट है। तो इतना से क्या होता है, कुछ इस तरह से मेरे पास जो है डायलॉग बॉक्स आ जाता है जब आप यहाँ नंबर पे क्लिक करते हो। तो यहाँ पे जैसे ही नंबर पे आप आओगे तो आप यहाँ पे अपना नंबर जो है डाल सकते हो टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो फायरबेस है वो क्या होता है, कंपेनियन में काम नहीं करता है। तो उसके लिए इस एंड्रॉयड ऐप को आपको बिल्ड करना होगा, बिल्ड करके आप चेक कर सकते हो कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फायरबेस की जो कोड है अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो फिलहाल मैंने जितना भी किया उसको आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है, जैसे ही आप नंबर डालोगे ना तो आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक OTP वेरिफिकेशन फेल्ड इनवैलिड OTP बोल के आ गया, क्योंकि ये फायरबेस में काम नहीं करता। नीचे आपने नोटिफिकेशन देखा होगा एंड यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप बॉक्स देख पा रहे हो, ये बॉक्स मैं एक छोटा सा एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ। इसको आप चाहो तो कोडलर के अंदर भी बना सकते हो आसानी से, बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक यूज कर लिया एक्सटेंशन, उसके थ्रू यहाँ पे ये आसानी से मुझे बन गया। और आपको फायरबेस से जो OTP रिसीव यहाँ हो रही है वो 6 डिजिट की हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा यहाँ पे डिजाइन बन चुका है। और यहाँ पे आप देखो रिसेंट का ऑप्शन एक दिख रहा है, जिसमें कि एक टाइमर चल रहा है, वो 120 सेकेंड से बैक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है जब भी OTP ट्रिगर होती है। तो वहाँ से वो पीछे की तरफ काउंटडाउन स्टार्ट करता है और जैसे ही वो 0 के आसपास आ जाता है तो ऑटोमेटिक वो रीसेट हो जाता है और आपको एक रिसेंट OTP का बटन जो है वहाँ पे दिख जाएगा। अभी फिलहाल के लिए वो डिजेबल है और आपने जिस भी नंबर पे सेंड किया तो यहाँ पे वो नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला स्क्रीन कैसे मैंने किया उसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे कि अब जब मुझे नंबर मिल रहा है और रिस्पॉन्स 10 के बराबर अगर नहीं है, मतलब आपने जो नंबर डाला वो आपने ज़्यादा डाल दिया, जैसे यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और सेंड OTP मैंने किया। तो आप देखो यहाँ पे इंटर करेक्ट मोबाइल नंबर आ रहा है और ये क्लियर हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये काम कर रहा है यहाँ पे कि ज़्यादा नंबर भी होंगे तो आपका वो मैसेज जाएगा नहीं। तो यहाँ पे लेंथ ट्रिगर करके मैंने इस पर ये लगा दिया एरर मैसेज का। उसके अलावा अगर वो कंडीशन नहीं होती, अगर यूजर ने 10 ही डिजिट डाले हुए नंबर, तो यहाँ पे मेन VT जो है मेरा विजिबल हो जाएगा फॉल्स, जो कि लॉगिन पेज का है। एंड उसके बाद जो OTP का मैंने बनाया हुआ है स्क्रीन वो यहाँ पे विजिबल ट्रू हो जाता है। और साथ ही साथ फायरबेस को मैंने जो भी नंबर आपने डाला है उसको सेंड कर रहा हूँ डेटाबेस OTP ट्रिगर करने के लिए। तो उसका जो एक्सटेंशन यूज होता है फायरबेस का ये ऑथेंटिकेशन, ये कंपोनेंट आपको कोडलर में मिल जाता है। और इसमें जो है आपको यहाँ पे वेरीफाई फ़ोन कोड के लिए OTP जब वेरीफाई आप करोगे ये होता है। एंड उसके अलावा आप जब फ़ोन नंबर करोगे तो ये है फ़ोन नंबर साइन इन फ़ोन नंबर। इस वाले ब्लॉक का यूज करके आप यहाँ पे जो भी नंबर है उसको ज्वाइन करके आपको भेजना होगा +91 के साथ। अगर नहीं भेजते हैं तो OTP आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ज्वाइन करना है और जो भी नंबर आपका है वो रिस्पांस में मेरा यहाँ पे मिल जा रहा है। इस पर्टिकुलर ब्लॉक के हेड से आप देखो यहाँ पे रिस्पांस एक बॉडी है, तो ये मुझे बता दे रही है कि यूजर ने क्या इनपुट किया है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो पिन व्यू का एक कंपोनेंट मैंने लिया उसको सीधी यहाँ पे कंपोनेंट बता दिया कि OTP का कंटेनर मेरा ये वाला बॉडी है। तो ऑटोमेटिक ये वहाँ पे डिजाइन कर देता है, एक आपको बस वर्टिकल बना के दे देना है, ठीक है। और सेट पिन व्यू का लेंथ क्या है, मैंने 6 सेट किया, तो वहाँ पे 6 ही बॉक्स दिखाएंगे OTP के लिए। फायरबेस में आप आगे चल के उसको 4 या 3 कर लेते हो तो यहाँ पे आपको 3 करना होगा, ठीक है। ग्लोबल करंट फ़ोन नंबर जो है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर लेता हूँ करंट फ़ोन नंबर बोल के जो भी यूजर ने लॉगिन किया। और यहाँ पे मैसेज में क्या आ जाएगा, OTP सेंड +91 और रिस्पॉन्स में जो यूजर का नंबर है और प्लीज़ इंटर बिलो करके एक मैसेज आ जाएगा। जो जब OTP सेंड हो जाएगी तो ये वाला मैसेज आपको दिखेगा OTP वाले स्क्रीन पे। साथ ही साथ एक काउंटर चला रहे हैं लेबल पे, उसका मैंने यहाँ पे टाइमर जो है सेट किया हुआ है 120 पे,
मतलब 120 लेवल की वैल्यू है। और क्लॉक टाइमर इनेबल कर दिया हुआ है मैंने यहाँ पे। अगर आपको दिखाऊं तो क्लॉक टाइमर की जो वैल्यू है यहाँ पे ऑलवेज फायर पे है, कितने पे, 1000 मिली सेकेंड पे। तो मतलब जैसे ही 1 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड होगा तो हर बार वो ट्रिगर करेगा क्लॉक हमारा यहाँ पे। तो क्लॉक जैसे ही यहाँ पे ट्रिगर करता है तो आप देखो यहाँ पे एक, इसके साथ ही मैंने रिसेंट ओटीपी बटन को क्या किया, फॉल्स कर दिया, ताकि जब तक वो 0 ना हो जाए काउंटडाउन तब तक रिसेंट का बटन वो ना दिखे। तो यहाँ पे टाइमर पे आएंगे तो आप देखो यहाँ पे काउंटर टाइमर जो LBL है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 कर दी। तो जब 0 रहेगा तो क्या होगा, रिसेंट ओटीपी का बटन जो है इनेबल हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और साथ ही साथ वो विजिबल भी हो जाएगा। क्लॉक टाइमर इनेबल जो है फॉल्स हो जाएगा, मतलब 0 हो गया। इट मीन्स कि वो अपने इनिशियल स्टेज पे पहुंच गया। फिर से जब आपकी ओटीपी ट्रिगर होती है फिर से वो क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा और 120 तक जाएगा और वहां से फिर 0 तक आएगा, फिर रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्स में आप देखो तो काउंटर टाइमर LBL को मैंने यहाँ पे माइनस किया हुआ है। तो जो भी यहाँ पे 120 है उसमें -1 होते जाएगा हर 1 सेकेंड पे। तो 120 -1 करते करते वो 0 तक आ जाएगा। जब 0 आ जाता है तो फिर इस कंडीशन में घुस जाता है। रिसेंट ओटीपी इनेबल यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, फॉल्स। तो जब तक ये टाइमर पीछे चलेगा तब तक आपका रिसेंट ओटीपी वाला बटन भी इनेबल्ड नहीं होगा, ऐसे तो वो विजिबल ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या, जब रिसेंट अगर आप दबाते हो तो यहाँ पे फिर से आपको फ़ोन नंबर वाला ही ब्लॉक यूज करना है। और जो आपने ग्लोबल वैल्यू बनाई थी वेरिएबल जिसमें आपने करंट फ़ोन नंबर स्टोर किया उसको यहाँ पे यूज करना है। साथ ही साथ यहाँ पे काउंटर की वैल्यू को एक्सटेंड कर देना है 120 तक, और फिर टाइमर को इनेबल कर देना है ताकि ये रीसेट करने में उसको हेल्प करेगा। तो यहाँ रिसेंट विजिबल फॉल्स हो जाएगा और नोटिफायर में हम दे देंगे कि ओटीपी जो है रिसेंट कर दिया गया सक्सेसफुल। ठीक है, अगर यहाँ पे पिन इंटर्ड होता है तो ये ब्लॉक आपको यहाँ पे पिन वाले कंपोनेंट में जो कि डिफॉस्ट का है इसमें आपको मिल जाता है कि पिन इंटर्ड पे क्या करना है। तो जब पिन इंटर्ड होता है तो हम गेट कोड के थ्रू यहाँ पे कोड ले लेंगे। तो जो भी कोड रिसीव होता है अगर उस फोन में ऑटोमेटिक ये डेडिकेट कर लेगा एंड यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाइंग ओटीपी होल्ड ऑन करके एक मैसेज। अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो फायरबेस का आपका 2 कंपोनेंट होता है, लॉगिन सक्सेस और लॉगिन फेल्ड। तो लॉगिन सक्सेस आपको बता देगा कि हाँ ये ओटीपी जो है कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे डिसमिस कर दिया मैंने प्रोग्रेस बार को, जिसको मैंने यहाँ पे रन किया था, ये वाला प्रोग्रेस बार। एंड यहाँ पे आप देखो डायलॉग बॉक्स का यूज कर done.png वेरीफाइंग ओटीपी वेरीफाइड, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लॉगिन फेल्ड होता है आपका तो यहाँ पे भी डिसमिस करना है और यहाँ पे सिंपल सा लॉगिन फेल्ड का मैसेज आपको दिखा देना है। तो कुल मिला के ये जो चीज़ है एक तरह से फुल्ली फंक्शनल फायरबेस का लॉजिक यूज करके यहाँ पे मैंने किया है। अब बाकी की जो चीज़ है कैसे फायरबेस का अकाउंट बनाएंगे और उसमें क्या चीज़ करना होता है, और यहाँ पे जेसन का जो फाइल हम लोग डालते हैं, आप अगर जाओगे यहाँ पे तो देखो गूगल services.json, ये कैसे यहाँ पे लेके आना होता है। तो उसके लिए मैंने एक आपके लिए छोटा सा PPT यहाँ पे ड्राफ्ट किया हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको यहाँ पे एक तरीके से समझा पाऊंगा। तो आप देखो यहाँ पे गूगल फायरबेस गाइड करके मैंने बनाया है। इसमें आपको सबसे पहले आप firebase.google.com पे जैसे ही जाते हैं यहाँ पे तो आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हो तो आपको एक क्रिएट अ प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपका प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा कि आप किस नाम से अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेव करना चाहते हो। ये सारा कुछ चीज़ आपके जीमेल अकाउंट से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। जैसे मैं अभी पानी वाला ऐप यूज कर रहा हूँ तो इसका पानी वाला नाम लिख देता हूँ। तो उस तरह से यहाँ पे आप फायरबेस एग्जाम्पल में आप अपने ऐप का नाम यहाँ पे लिख दो। लिखने के साथ ही आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी जनरेट होगा, नीचे में आप देख सकते हो ये वाला। एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि क्या आप गूगल एनालिटिक्स जो ऑप्शंस होते हैं उसको इनेबल करना चाहते हैं, कि आपके ऐप में यूजर का फ्लो कैसा रहता है उसको आप डीपली यहाँ पे देख सकते हो एनालिटिक्स में। तो इसको आप जरूर इनेबल कर लें ताकि आपको कंट्रोल रहे आपके ऐप के यूजर फ्लो पे। ठीक है, तो यहाँ इनेबल कर लेंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे आपका लोकेशन पूछेगा कि आपके अपने सर्वर का लोकेशन कहाँ रखना है, एनालिटिक्स जहाँ से आपको करना है। तो जो नियर बाई हो आप वहाँ पे रख लो यहाँ पे। एंड इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये आपको एक्सेप्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से कुछ लोडर प्रोसीड होगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो रेडी है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कंटिन्यू पे दबाना है। दबाने के बाद आपको डैशबोर्ड पे लैंड कर दिया जाएगा यहाँ पे फायरबेस के, और इसमें आपको iOS, एंड्रॉयड और वेब और ये गेमिंग के लिए यूज होता है इन्फिनिटी या यूनिटी नाम है इसका। तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपसे पूछेगा एंड्रॉयड का पैकेज नेम।
तो पैकेज नेम क्या होता है, आप कोडलर में यूज करते हो तो सेटिंग्स में जाओगे तो उसमें पब्लिशिंग वाले ऑप्शन में आपको दिखेगा पैकेज नेम का ऑप्शन। तो आप अपने ऐप का जो पैकेज नेम आपने सेट किया होगा उसको यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। डालने के बाद आपका अपने ऐप का यहाँ पे नाम डालना है, और आप ही के एंड्रॉयड कोडलर के सेटिंग्स में आप जाओगे, प्रेफरेंस सेटिंग्स में, तो आपको डीबग साइनिंग सर्टिफिकेट वहाँ पे एक दिख जाता है आपका, तो उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देना। इस चीज़ को आप बाद में भी कर सकते हो, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को शुरू में करते हो तो आगे जो एरर आती है फायरबेस में कोडलर में यूज करने में वो नहीं आएंगे आपको। फिर यहाँ पे रजिस्टर क्लिक करना है। तो अगर आपको नहीं पता है कहाँ पे ये होता है ऑप्शन, तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे आप जाओगे तो प्रेफरेंस में जाने के बाद आप देखो यहाँ पे ये जो की स्टोर दिख रहा है ना, ये मेरी की स्टोर वैल्यू है, ठीक है। तो इसी को आपको वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है। ये SHA1 की स्टोर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो पैकेज नेम मैं बता रहा था तो वो आपको यहाँ पे पब्लिशिंग के अंदर आपको यहाँ पे देखो पैकेज नेम बोल के दिया हुआ है, तो यही पैकेज नेम आपको उस टाइम रजिस्टर करते वक्त यूज करना है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पैकेज नेम आपने डाल दिया, रजिस्टर ऐप पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड गूगल सर्विस जेसन का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपको यहाँ से नेक्स्ट जाना है। हम लोग आगे इसको डाउनलोड करेंगे, वो रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। करने के बाद आप जो भी नेक्स्ट करके यहाँ तक पहुँच जाओगे डैशबोर्ड तक, तो आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ओवरव्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पे जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से जनरल ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप देख लो कि अगर वेब एपीआई की आपकी यहाँ तक अभी तक जनरेट नहीं हुई है तो तब तक आपको अपना जो है जेसन फाइल यहाँ से आपको निकालना नहीं है। वो कैसे जनरेट होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको क्या करना है और साथ ही साथ यहाँ पे आपका सपोर्ट ईमेल और आपका ऐप का पब्लिक फेसिंग नेम, मतलब अगर ओटीपी आता है तो किस नाम से वो आए, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐप यहाँ पे अगर रजिस्टर करते हो तो यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर में आपका एक एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेगा। तो कैसे दिखेगा, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप है, यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे नीचे आते हैं तो अभी देखो मेरा यहाँ पे ऐप रजिस्टर्ड है सपोज, तो यहाँ पे मेरी ऐप की आईडी दिखेगी, ऐप का निकनेम यहाँ पे दिखेगा, ऐप का पैकेज नेम दिखेगा, और जो SHA1 की मैंने डाला था वो दिखेगा। अब जब आप कभी इसको प्ले स्टोर पे अपलोड करते हो अपने एप्लीकेशन को, तो प्ले स्टोर भी आपके ऐप को साइन इन करता है, वेरीफाई करता है आपके SHA1 वैल्यू को, तो वो भी एक की जनरेट करके देता है। तो फिलहाल के लिए तो अभी आप जब तक टेस्टिंग करोगे इस की पे आपका OTP वगैरह सब आएगा, लेकिन जब प्ले स्टोर पे आप इसको अपलोड कर दोगे तो वहाँ से जो की मिलेगी आपको साइनिंग की, उसको भी यहाँ पे आपको अपडेट करना होगा, तब जाके आपका प्ले स्टोर पे भी वो OTP आएगा। नहीं तो प्ले स्टोर पे सबमिट करने के बाद अगर आपने की अपडेट नहीं किया प्ले स्टोर के थ्रू जो मिला, तो आपका OTP आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से साइनिंग की उठा के आपको यहाँ पे नीचे ऐड कर देना है, तो वो आगे की चीज़ है। अभी आप जब तक इसको डेवलप कर रहे हो तब तक उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अकाउंट में जो SHA1 की दिख रहा है उसी को डालोगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे डालने के बाद ऑथेंटिकेशन में जाना है आपको। ऑथेंटिकेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन मेथड में यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर वाला जो फीचर, ये फ़ोन वाला, इसको इनेबल कर लेना। इनेबल कर लेने के बाद आपका जो OTP वाला सिस्टम है वो इनेबल्ड हो जाता है आपके अकाउंट में। ये जैसे ही इनेबल्ड होगा ना, तो आपको ये जो वेब API की है वो आपका जनरेट हो जाता है, और यहाँ पे आप अपना ग्लोबल क्लाउड प्लेटफॉर्म चूज कर लो कि कहाँ कौन से लोकेशन पे आपको रखना है, और यहाँ पे एक सपोर्ट ईमेल अपना दे दो। इन सारी चीज़ों को करने के बाद ही आप यहाँ पे देखो गूगल सर्विसेज जेसन का एक ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप अपना फाइल डाउनलोड कर लो, तब आपके ऐप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा फायरबेस से रिलेटेड, क्योंकि इस तरह से अगर करते हो तो वो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर हो जाती हैं, उसके बाद आप जेसन फाइल डाउनलोड करते हो। वैसे में क्या होता है, जब पहले आप डाउनलोड कर लेते हो तो उसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं, जिसके कारण वो OTP का सिस्टम जो है अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है, और ऐप भी बिल्ड आपका नहीं होता है कोडलर पे, वहाँ पे फायरबेस एरर करके मैसेज आ जाता है। दूसरा एक बड़ा रीज़न होता है एरर आने का कि लोग क्या करते हैं, गूगल सर्विस जेसन वाले फाइल को ही रीनेम कर देते हैं। इसमें वो कर देंगे गूगल सर्विसेज 1, ये होता उनके द्वारा नहीं है। जब आप 2-3 बार डाउनलोड कर लेते हो तो खुद आपका ब्राउजर उसमें रीनेम लगा देता है 1 2 3 4, और गलती से आपने वहीं अपलोड कर दिया तो भी वो काम नहीं करता है। तो अगर आपने जो भी अपलोड किया उसका नाम एज इट इज रखना है, एक भी स्पेस कैरी नहीं करना चाहिए, ना कोई अदर अल्फ़ाबेट। अगर सेम रखते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपको फायरबेस में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो रही फायरबेस की बात। उसी तरह से जब आप यहाँ पे वो फाइल डाउनलोड कर लेते हो तो बस यहाँ पे आपको अपलोड कर देना उस फाइल को, और
उसके बाद अगर आप इसको टेस्ट करते हो तो आपका जो है ये OTP वाला जो सीन है वो आसानी से कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देखो लॉगिन मेरा बन गया, OTP आ रहा है यहाँ पे। मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और इसको लाइव आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि क्या मुझे OTP रिसीव हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। हाँ, तब तक मैं आपको डेटाबेस की कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे यूजर लॉगिन मैंने जो बनाया है, इसमें आपको मैं अगर स्ट्रक्चर दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखो मेरा ID जो है ऑटो इंक्रीमेंट में है। ऑटो इंक्रीमेंट का बात क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि जितनी भी ID आप रजिस्टर करते जाओगे ना, वो 1 2 3 4 इस तरह से सीक्वेंस में आगे बढ़ती जाएगी। कल को कोई ID डिलीट भी हो जाती है तो आपका ID जो है वो फिर से 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो उसके आगे से ही स्टार्ट होगा। अगर आपने मान लो कि 1 से 6 तक आपकी एंट्री आई है ID की और 6 और 5 को आपने डिलीट कर दिया, तो ऑटो इंक्रीमेंट को याद रहता है कि 5 और 6 मैंने बनाए थे, वो 7 से ही बनाएगा। वो दोबारा डिलीट होने के बाद ये नहीं कि 5 और 6 बनाएगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट हमेशा आप कभी भी टेबल बनाते हो तो उसमें पहले वाली वैल्यू को दिया करो। इससे क्या होता है कि आपकी जो ऑटो इंक्रीमेंट ID वो कंट्रोल में रहती है कि कुछ भी डिलीट होता है तो आपको पता रहेगा। साथ ही साथ उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 11 दी हुई है, ताकि जो उसका लेंथ है ना, कभी भी 11 लेंथ से बड़ा नहीं होगा। अगर मान के चलो कि 1 है तो उसकी लेंथ हो गई 1, और वहीं 1000 वर्ड हम बोलते हैं 1000, तो इसकी लेंथ क्या हो गई 4। उसी तरह से जब तक उसका 11 लेंथ नहीं होगा तब तक ये ID जनरेट होती जाएगी, वो काफ़ी बड़ा ID हो जाता है। फिर यूजर ID को varchar में लिया है। मुझे पता है कि मोबाइल नंबर 10 अक्षर से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए varchar की पूजा यहाँ पे लेंथ जो है 10 मैंने दी हुई है। varchar में आप अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल दोनों वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हो। पासवर्ड भी मैंने varchar में रखा हुआ है और स्टेटस को यहाँ पे मैंने varchar में रखा हुआ है 2 पे, क्योंकि उसमें मैं 0 और 1 ही पास कर रहा हूँ। इसको मैं varchar के अलावा दूसरे भी डेटा टाइप में रख सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें भी रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका कंपाइल किया हुआ है और उसके बाद एक एंट्री यहाँ पे डाली हुई है टेस्टिंग के लिए। अभी इसकी ID आप देख रहे हो 1 है, और यहाँ पे यूजर ID 1 2 3 आप कम भी दे सकते हो, ज़्यादा 10 से वो नहीं लेगा आपका, 10 से ज़्यादा की वैल्यू होगा तो लेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऐप जो है रेडी है, इसको एक बार हम डाउनलोड कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे अपना फायरबेस जो है आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का ये डैशबोर्ड कुछ इस तरह से है। इसमें ऑथेंटिकेशन पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे ये मैंने 2 नंबर से अभी तक ट्राई किया है, तो जो भी आपकी लॉगिन अटैम्प्ट होंगी ना वहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे मैंने इनेबल किया हुआ है ये वाला सेक्शन, और यहाँ पे आप एक टेस्टिंग नंबर जैसे मैंने ये दिया हुआ है, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ताकि अभी मैं टेस्ट करूँगा तो मेरे पास OTP जो है आए वो। ठीक है, ये डिलीट हो गई। अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है ऐप अपना, तो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो ऑटोमेटिक सर्वर से इमेज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे ये आ गया वेलकम लॉगिन है पहले से। यहाँ पे इसको लॉग आउट कर देते हैं। यहाँ पे लॉग आउट आइकन पे क्लिक करके लॉगिन विथ मोबाइल नंबर करते हैं। यहाँ पे एक नंबर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे OTP जो है सेंड हो गई है, और जैसे ही इस डिवाइस को OTP मिलेगा तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे OTP वेरीफाइड हो गई। आप देखो यहाँ पे ऊपर में हमें OTP रिसीव हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ऑटोमेटिक आपकी OTP वेरिफिकेशन वाली जो चीज़ है कंप्लीट हो जाती है। अब आप यहाँ पे आफ्टर वेरीफाई जो कोड है हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे कि वेरीफाई होने के बाद उसका फिर रजिस्ट्रेशन करना एंड उसका प्रॉपर एक अकाउंट सेटअप करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप मुझे कमेंट करो नीचे के सेक्शन में, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।